अच्छा, प्रीवियसली सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने अपलोड कर ली हैं। वालेकुम अस्सलाम ईमान। वी आर डूइंग अक्टूबर नवंबर 2023 P12। यस वी आर। ओके बेटा, चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन, ये डेटा शीट है, वही 40 मार्क्स का पेपर होगा। 1 आवर 15 मिनट्स आपकी ड्यूरेशन है। सॉफ्ट पेंसिल से आप अपनी बबल शीट को जो है वो मार्क करेंगे। सही है, चलो। स्टूडेंट एस्टिमेट्स द मैक्सिमम स्पीड ऑफ सम ऑफ द डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। सही है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ सम ऑफ द डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। विच मैक्सिमम स्पीड इज नॉट रीजनेबल एस्टिमेट। अच्छा, हमें अब क्या करना होगा, अपने अंडरस्टैंडेबल यूनिट्स में इसे कन्वर्ट करना होगा। कंटेनर शिप 10 मीटर पर सेकेंड। सही है, समझ में आ सकता है। 10 मीटर पर सेकेंड कितना होता है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। ज्यादातर हमारे लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग किलोमीटर पर आवर में होती है, क्योंकि हमारे स्पीडोमीटर सारे किलोमीटर पर आवर में होते हैं। सही है, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करना होगा, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड किया, एंड सेकेंड से आवर्स में जाने के लिए हमने 3600 से डिवाइड किया। अब डिनोमिनेटर को अगर 3600 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाए। सही है, 10 × 3600 डिवाइड बाय 1000, ये बन रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। सही है, शिप की स्पीड सही है, कंटेनर शिप बड़ी होती है। 36 किलोमीटर पर आवर सही स्पीड है, तो इट्स करेक्ट रीजनेबल एस्टिमेट। उसने पूछा नॉट अ रीजनेबल एस्टिमेट। ओलंपिक स्प्रिंटर 0.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ओहो, 0.1 किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड। भाई 100 मीटर पर सेकेंड को अगर तुम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो तो क्या बनेगा, ये 360 किलोमीटर पर आवर बनेगा। क्या मतलब, पिशावर का माल इस्तेमाल कर रहा है क्या? ऐसे थोड़ी होगा। सही है, आ नॉट पॉसिबल। तो जवाब तो हमें मिल गया हमारा, नॉट अ करेक्ट रीजनेबल एस्टिमेट। अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। किलोमीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, ये आ रहा है। सही है, अब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया हमने। हाँ सही है, सही है। तो बहुत ज्यादा स्पीड आ रही है, स्पोर्ट्स कार की भी इतनी स्पीड्स नहीं होती। सही है बेटा, तो ये स्प्रिंटर गलत बात कर रहे हैं ये। रेसिंग कार ये 9000 फॉर्मूला बता सेंटीमीटर देंगे पर सर? सेकेंड हाँ ये फॉर्मूला बता देंगे, 36,000 डिवाइड बाय 1000। बेटा, ये फॉर्मूला नहीं है, कन्वर्जन। तुम जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो कैसे करते हो, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, 8 से सेकंड में जाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो डिनोमिनेटर से। सही है, लेकिन जब तुम्हें उल्टा काम करना है, मीटर पर सेकंड से इसमें जाना है, तो उल्टा काम करना होगा। सही है, ठीक है मदद से। ओके सर। तो 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 900 को अगर मैं डिवाइड बाय 9000 को डिवाइड बाय 100 करता हूँ तो ये क्या होगा बेटा, 90, राइट, मीटर पर सेकेंड। तो ये भी क्लोज टू 100 आ रहा है। तो रेसिंग कार को अगर मैं देखूं किलोमीटर पर आवर में, तो 90 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 1000, 324। हाँ, मतलब हमारे पास बुगाटी वगैरह इतनी स्पीड तक चले जाती है तकरीबन। एंड फाइनली 0.1 किलोमीटर पर आवर। सही है, स्नेल की इतनी स्लो स्पीड सही है। सही है, तो ये भी हमारे पास आ गया। सो पहला ऑप्शन कंप्लीट हो गया, पहला ऑप्शन बी है हमारे पास। विच क्वांटिटी इज नॉट इज एन एसआई बेस क्वांटिटी। फोर्स एसआई बेस क्वांटिटी नहीं है, न्यूटन तो यूनिट है, सेकंड भी यूनिट है, टाइम एसआई बेस क्वांटिटी। सही है बेटा, वालेकुम अस्सलाम अफीफा।
Now, a student takes measurement to determine the constant acceleration of a model car moving from rest in a straight line. The measured values and the absolute uncertainties are shown. ठीक है. The student uses the equation s equals to half AD square to calculate the acceleration. What is the acceleration and absolute uncertainty? The acceleration तो simple हो जाएगा 2s upon t square. ठीक है. 2 s हमारे पास क्या है 16.5 और t क्या है 15 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया 0.15 राउंड ऑफ करके 0.1466 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सही है. एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही राउंड ऑफ करके 0.15 हो जाएगा. यस सही कह रहे हो बेटा. नाउ अब बात आ रही है अनसर्टेनिटी की. ठीक है. तो ए का फॉर्मूला क्या हो गया 2s अपॉन टी स्क्वायर. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में क्या होगा अनसर्टेनिटी इन ए अपॉन ए बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन एस अपॉन एस प्लस अनसर्टेनिटी इन टी अपॉन टी. स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया. और सिर्फ अनसर्टेनिटी इन ए चाहिए तो ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया. अनसर्टेनिटी इन एस क्या है 1.1 और एस इटसेल्फ 16.5. 2 मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी टाइम 1 है और टाइम 15 है और एक्सेलरेशन क्या है 0.15. 0.02. 0.02 सही कह रही है. तो इन दैट वे हमारा आंसर क्या बन रहा है डी. ठीक है. ये ऑप्शन 3 सर हो गया हमारा. यस अगर सर. हमें वो मतलब अनसर्टेनिटी ए अपॉन ए चाहिए होता तो वो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी बोलता जी. मतलब वो सही. Now, an airplane is moving at a constant speed in a straight line at an angle theta to the horizontal. सही है. The four forces acting on the airplane are the thrust, weight, and lift, and resistive force. Okay. Which two equation must be correct? अच्छा बेटा ये देखो ये तो सारी आपस में आ रही हैं लेकिन अगर मैं वेट को इसके कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर दूं देखिएगा एक कंपोनेंट ये आ गया एक कंपोनेंट ये आ गया. यहाँ पे भी देखें हमारे पास दो बन रहे हैं. ये माइनर एंगल है और ये मेजर एंगल. तो ये माइनर ये मेजर. तो माइनर एंगल हमारे पास थीटा है. सही है. और जहां से एंगल बनता है वो कंपोनेंट कॉस का होता है. ठीक है. तो इन दैट वे यू कैन क्लियरली सी डब्ल्यू कॉस थीटा किसके बराबर है एल के. सही है. एंड ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा. तो देखो डब्ल्यू साइन थीटा और आर सेम डायरेक्शन में. तो आर प्लस डब्ल्यू साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा टी के. ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड में क्या होता है बेटा सारी फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होती है. वर्टिकल एक्सिस की सारी फोर्सेस आपस में बराबर होंगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की सारी फोर्सेस आपस में बराबर होंगी. इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर लिया. इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दूसरे हैंड पे रखा है. सही है. तो विच ऑफ इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट एल इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस थीटा एंड टी इक्वल्स टू आर प्लस डब्ल्यू साइन थीटा. सही है. तो ए हमारा करेक्ट आंसर.
Okay, beta. Let's move to question number 5. What is the definition of acceleration? बहुत आसान सवाल है. What do you think is an answer? Sir, rate of change of velocity. जी Yes. सर. Rate of change of velocity. Astronaut on the moon, when there is no air resistance, throw the ball. The ball initial velocity has a vertical component of 8 meter per second square, per second, and horizontal component 4 meter per second. Okay. The acceleration of free fall on the moon is 1.62. What is the speed of the ball after 9 seconds being thrown? Okay. बेटा स्पीड ऑफ द बॉल पूछ रहा है, किसी कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ स्पीड ऑफ द बॉल पूछ रहा है. तो क्या होगा? पहले तो मैं एक काम करता हूं, मुझे मालूम है अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी नहीं बदलती, तो जितनी पहले है उतनी बाद में भी होगी. सही है, वेलोसिटी बदलेगी. तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है, मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. मुझे एक्सेलरेशन पता है, ऊपर जा रहा है तो -9.81 ms-2, और मुझे टाइम बताया गया है 9 सेकेंड्स. सर एक्सेलरेशन सही है. 1.62 होगी ना मून की, ओह सॉरी, माइनस. थैंक यू. u + 8, तो v इक्वल्स टू u क्या है, 8 - 1.62 और टाइम 9. तो 1.62 मल्टीप्लाई बाय 9 आ रहा है 14.58. 8 - 14.58 हो जाएगा 6.58 ms-2. सही है, माइनस का. तो मुझे फाइनल वेलोसिटी पता चल गई है y एक्सिस की. सही है, मुझे x एक्सिस की भी फाइनल वेलोसिटी पता है 4 मीटर पर सेकेंड. तो बेटा देखो वेलोसिटी के कंडीशन होते हैं, x एक्सिस की वेलोसिटी ये है, y एक्सिस की वेलोसिटी ये है, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, ऐसी. तो क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, यानी √4 सर का इसकी स्क्वायर भी तो प्लस फाइनल वेलोसिटी पता है हमें, वाई एक्सिस की. क्या कह रहे हो? सर वाई एक्सिस की भी तो फाइनल वेलोसिटी पता है हमें, 8. बेटा वो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल तो अभी निकाली है. सर तो फिर 4 फाइनल वेलोसिटी कैसी हो गई एक्स एक्सिस की? मतलब सर प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी बदलती है, तो नो जो सर, नो इनिशियल सर. होती है वही फाइनल होती है. सही है. ओके सर. तो -6.58 वाई एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी हो गई. करो स्क्वायर इसका. 7.70. 7.7. दैट मीन्स हमारे पास बी आंसर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलो, two blocks of mass 0.2 kg and 0.5 kg are connected by the light inextensible string that passes over the frictionless pulley. The blocks are initially held stationary. Okay. Block of mass 0.2 kg rests on a rough horizontal surface. Block of mass 0.5 kg suspended in air. Air resistance was negligible. Is negligible. When the blocks are released, they have acceleration of magnitude 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इनकी एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. सही है बेटा. एक्सेलरेशन कैसे होगी, ये नीचे जाएगा, ये टुवर्ड्स राइट जाएगा. सही है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg एंड द रफ सरफेस. बेटा यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस वो क्या होगी. तो फ्रिक्शनल फोर्स देखो, हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर टुवर्ड्स राइट,
तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगी, टूवर्ड्स लेफ्ट। स्मॉल एफ को मैं फ्रिक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सही है बेटा, क्लियर। एंड Yes, sir. वेट किधर है, नीचे। अब एक फोर्स जो हमेशा स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है वो क्या होता है बेटा, टेंशन। Tension. टेंशन। तो टेंशन हमेशा याद रखो, पहले भी बताया, फिक्स सपोर्ट की तरफ होती है। तो यहाँ पे टेंशन इधर है, यहाँ पे टेंशन इधर है, ठीक है। अब देखो मेरे पास दो सिस्टम्स बन गए, एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, दोनों की अलग अलग इक्वेशन बनाते हैं, सही है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, सिग्मा एफ इक्वल्स टू क्या होगा बेटा हमारे पास, टी माइनस एफ, टेंशन क्योंकि बॉडी इधर जा रही है तो टेंशन बड़ी है, एफ छोटा है। अब सिग्मा एफ किसके बराबर होगा, एम है, ठीक है। मास हमारे पास कितना है इस बॉडी का, 0.2, और एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास बेटा, एक्सेलरेशन गिवन है 2, 2. इक्वल्स टू टी माइनस एफ हो गया, सही है। यानी 0.4 इक्वल्स टू टी माइनस एफ, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमारा सीन क्या है भाई, रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगी, ये नीचे जा रहा है ना, तो हमारे पास W बड़ी फोर्स होगी, W माइनस टी। तो एम ए इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस टी हो गया। एम हमारे पास बॉडी का क्या है, 0.5, और ए क्या है, 2, इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस टी, सही है। यानी क्या हो गया, 1.0 इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस टी, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो मेरे Sir, पास दो दो, हाँ बोलो बेटा। can't we take mg for weight? हाँ वो एंड में करूंगा, मैं अभी सिर्फ इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, Okay, sir. ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, ऐड क्यों कर रहा हूँ बेटा, मैं टेंशन को सब, जो जब टेंशन प्लस माइनस होंगे ना तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन में कम अननोन रह जाएंगे। तो हम वो कर रहे हैं ऐड 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड होगा, राइट हैंड साइड पर ऐड होगा, यानी 0.4 प्लस 1 इक्वल्स टू टी माइनस एफ प्लस डब्ल्यू माइनस टी, सही बेटा। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से ऐड हो गया, टी माइनस एफ डब्ल्यू माइनस टी। देखो क्या हो रहा है, टेंशन से टेंशन कट गया, प्लस टेंशन माइनस टेंशन कैंसिल आउट हो गया, एंड 0.4 प्लस 1 क्या हो गया बेटा, 1.4, और यहाँ पर माइनस एफ प्लस डब्ल्यू बचा, बेटा एफ को इधर कर दो, तो डब्ल्यू माइनस 1.4 हो जाएगा। डब्ल्यू क्या है, mg, सही है। और यहाँ पे m क्या आएगा, W हमारे पास बेटा 0.5 kg वाले मैथ का आया है, सही है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9.81 माइनस 1.4, बेटा F आ रहा है हमारे पास 3.50, ठीक है। एंड दिस इज आवर ऑप्शन ए, 7A इज आवर करेक्ट आंसर। दो ऑब्जेक्ट थे, दो इक्वेशन बनाई हमने, साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू हमने इसे सॉल्व कर लिया। कैन वी डू द कैलकुलेशन ऑन द पेपर ऑन रफ शीट, यस यू कैन। और कैन वी फर्स्ट फाइंड डब्ल्यू, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ईमान, पहले डब्ल्यू फाइंड आउट कर लो आप, या जिस तरह मैंने किया है वैसे कर लो, इट्स टोटली अप टू यू। पेपर में ना ब्लैंक पेज मिलता है आपको, मतलब आपके पेपर के अंदर ही ब्लैंक पेज होगा, सही है, फॉर रफ वर्क। लाइक अगर मैं इस पेपर में भी आपको दिखाऊँ ना, तो क्या लिखा हुआ है ये देखो, दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स 20 पेजेस, एनी ब्लैंक पेजेस आर इंडिकेटेड, जो मोस्ट प्रोबेबली एंड में होंगे, ये देखो एंड में
एक ब्लैंक पेज गिवन है, ये रहा 18 पे, फिर 19 पे, फिर 20 पे। तो दिस इज ऑल फॉर द रफ वर्क, ठीक है बेटा। नाउ a resultant force causes an object to accelerate. Okay, what is the resultant force equal to? भाई रिजल्टेंट फोर्स के दो फॉर्मूला तो पढ़े हैं हमने, F इक्वल टू एम ए या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम हमारे ऑप्शन में आ रहा है, सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। An object falls from the stationary helicopter and reaches terminal velocity. चैट में किसी ने कोई सवाल भेजा है, मैंने इस तरह किया। ये बेटा एक तो तुमने ऐसा वर्टिकल ओरिएंटेशन में भेजा है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख पा रहा, तो मुझे गर्दन बिल्कुल टेढ़ी करके करना पड़ रहा है। तो डी आंसर है सर। देखते हैं। An object falls from a stationary helicopter and reaches terminal velocity. What happens to the acceleration of the object between between leaving the helicopter and reaching terminal velocity? तुम क्या बोल रहे हो मुदस्सिर, क्या आंसर है? सर डी, वेट इज बैलेंस्ड बाय एयर रेजिस्टेंस, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाता है। That's, वो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो वेट इन B, sir. बैलेंस बाय एयर रेजिस्टेंस कहाँ पे लिखा हुआ है? इन्हीं देखो, सर टर्मिनल वेलोसिटी के अंडर कंडीशन है ना ये। हाँ तो टर्मिनल वेलोसिटी कंडीशन जब वेट इज बैलेंस बाय एयर रेजिस्टेंस है, तो इस दौरान तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है, यानी एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। सही है, सही सर। तो इट डिक्रीजेस टू जीरो। सही है, टर्मिनल वेलोसिटी में हमारे पास एक्सेलरेशन कम होते होते जीरो हो जाती है। सर वैसे भी तो टर्मिनल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है, तो एक्सेलरेशन तो वैसे भी जीरो ही होगा अगर हम उस जी, तरीके से देखें। डब्ल्यू माइनस एफ एम जी माइनस एफ। सर मैंने उसको बात एक ही वही हो रही कंसिडर है, कर दिया था, आपने बात वैसे ही वही की है। दोनों को ठीक है, ऐड कर दिया था पहले, दोनों के हाँ मासेस को बिल्कुल ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओ, ये हीरो कौन आ गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बात हो रही है, देखते हैं। टू बॉल्स ऑफ mass m and 2m traveling in vacuum with initial velocity 2v and v respectively collide with each other head on. After the collision, ball m rebounds to the left with velocity v. भाई बॉल जो है m, वो रिबाउंड हो गई है विद वेलोसिटी v, ठीक है। व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन? पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसका क्या सिनेरियो होगा आफ्टर कोलिजन। तो पहले तो मैं एक काम करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करूंगा। m1u1 प्लस m2u2 बराबर है m1v1 प्लस m2v2। सही है, m1 है m और u1 है 2v, ठीक है, यानी ये 2mv हो गया, 2mu होगी, 2mv सॉरी, ठीक है। m2 है 2m और स्पीड है v, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैंने माइनस लगा दिया, बराबर है m1 m है और वेलोसिटी है v, लेफ्ट की तरफ जा रही है तो माइनस लगा दिया। m2 है 2m और वेलोसिटी है v2, वो क्या आएगी देखते हैं। सही है, तो बेटा क्या होगा हमारे पास, 2mv माइनस 2mv तो कैंसिल आउट होगा। सही है,
एंड बचा क्या हमारे पास, माइनस एम वी इधर जाके एम वी हो गया, और यहाँ पे 2 MV 2 बचा। बेटा एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास V2 किसके बराबर आ गया, V/2। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है वो क्या है, सर एमवी कैसे बच V/2। गया? हाँ, सर एमवी कैसे बच गया? जीरो हो जाना चाहिए ना सर, 2 MV माइनस 2 MV। अच्छा, इसको कहाँ लेके जाऊं, ओहो ये हो माइनस है ना, इधर जाके प्लस होगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर। हीरो क्या हो गया, तुम मिलो बेटा मुझे अकेले में। अच्छा सुनो, नाउ अब बात करते हैं, अम, उसने बोला लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, क्या थी बेटा, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2 बिफोर कोलिजन, हाफ मास क्या है बॉडी 1 का m, और स्पीड क्या है 2v², प्लस दूसरी बॉडी का क्या है हाफ, मास है 2m और स्पीड क्या है v²। बेटा क्या हो जाएगा ये बिफोर कोलिजन की बात हो रही है, पहले बता दूं। सवाल आसान है बट लेंदी है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो ये हो जाएगा हाफ m 4v² प्लस हाफ 2m v²। सही बेटा, ये देखो 2 से 2 कट गया, एंड 2 1 दार 2 2 दार, तो क्या बचा हमारे पास 2mv² माइनस mv²। 2mv² में से v² गया, 2mv² में से mv² गया, तो बचा सिर्फ और सिर्फ mv²। तो बिफोर कोलिजन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ये आ रही है, सर प्लस है सर। ओ प्लस है सॉरी, सर 3 MV² होगा। 3mv²। अब आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं। आफ्टर कोलिजन बेटा हमारे पास क्या सिनेरियो हुआ है, देखो आफ्टर कोलिजन हमारे पास हाफ m v² है प्लस हाफ मैक्स 2m है, और स्पीड क्या है v/2 का होल स्क्वायर। सही है, तो हाफ m v² तो ऐसे ही रहा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ 2m और v²/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। सही है, तो ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, यानी हाफ m v² में से अगर आप ऐड कर दें, 2 एक ये रहा और एक ये रहा, तो एक क्वार्टर हो जाएगा, क्वार्टर m v²। आधे v² में क्वार्टर v² को ऐड कर दोगे तो 3/4 v² आएगा, राइट। यस सर। ठीक है, तो ये आफ्टर कोलिजन हो गई। अब बेटा वो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, तो क्या होगा बेटा, 3mv² में से 3/4 mv² निकालना है, तो क्या होगा, 9/4. डिनोमिनेटर 4 आ गया, 12mv² माइनस 3mv², तो 9/4। 9/4 mv²। 9/4 सर mv²। एक घंटे में जो स्टूडेंट्स इतनी लंबी वर्किंग कर लेते हैं? 1 घंटा 15 मिनट मुदत्तिर, और मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम का मसला सर होता है। तो कहीं मरना पड़ेगा सर। ये मतलब मुझे भी ऐसा लगता है, देखो अगर इफ यू आस्क मी विच वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ ए लेवल्स, अल्टीमेटली मैं क्या, हर टीचर बोलेगा पेपर 1 डिफिकल्टी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिला वजह टाइम, ये एक नंबर के लिए हैं बच्चे से आप पेपर 2 के हवाले से 10 नंबर की बात कर रहे हो, अजीब इंसान हो यार आप। सर इस सवाल में बच्चे का पसीना निकल जाएगा। हाँ गर्मी भी हो रही है ना, तो बिल्कुल निकलेगा। नहीं नहीं सर, एसी में पसीना निकल जाएगा। हाँ देखो ना, इतनी लंबी इस सवाल के पेपर 2 में कितने मार्क्स होते हैं,
4 से 5 सवाल है सर, शायद कम बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फोर्स एफ इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो देखो पेपर को बैलेंस करके चल रहा है। ऊपर आसान सवाल भी तो हैं जिनका आपने बिल्कुल जल्दी विद इन अ सेकेंड जवाब बता दिया। बैलेंस करके चलता है, कुछ हाई डिफिकल्टी क्वेश्चन होते हैं, कुछ लो डिफिकल्टी क्वेश्चन होते हैं। फोर्स एफ इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज on the door handle at a distance d from the pivot. Okay, what is the moment of force? बेटा पहले तो एक काम करो, इस फोर्स के कंपोनेंट को निकालो। तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट मोमेंट प्रोड्यूस करवाएगा, सही है। ये वाला कंपोनेंट तो देखो डायरेक्ट जाके पिवट पे लग रहा है, और पिवट पे लगने वाली कोई भी फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करवाती है, सही है। जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है, ठीक है। तो मोमेंट क्या होगा, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है एफ कॉस 45 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ डी कॉस 45। कॉस 45 को कैलकुलेटर में डालो, √2/2। √2/2, तो एम क्या हो जाएगा, √2/2 एफ डी। कॉस 45 ना, √2/2 एफ डी। सर ए होगा ना आंसर, √2/2 1/√2 हो जाएगा अगर वैसे देखें। √2/2। सर आप कैलकुलेटर में 1/√2 डालें, वो भी यही आएगा। मैं एक काम करता हूँ, √2/2 हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.4707 आएगा। 1 डिवाइड बाई √2 करें तो भी 0.7, हाँ सही है। तो एम 1/√2 के बराबर है और एफ इंटू डी हो गया, यानी ये आंसर है। √2/2 इज इक्वल टू 1/√2, सही है। अब देखो ये आसान सवाल है। कपल फोर्सेस कंसिस्ट ऑफ टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ। बेटा मैंने कपल फोर्सेस में क्या बोला है, सिंगल वैल्यू ऑफ फोर्स उठाओ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है सर जी। आप फिर से वो समझा सकते हैं जो क्या कहते हैं, जो पिछले क्वेश्चन का जो था, ये √2/2 वाला जो है। बेटा √2/2 अगर आप कैलकुलेटर में लिख रहे हो ना, लिख के दिखा देता हूँ मैं एक मिनट को। √2 डिवाइडेड बाय √2/2, ठीक है। ये इस तरह आ रहा है हमारे पास 2√2.707, सही है। एंड 1 डिवाइड बाय √2 भी 2√2/2 आ रहा है, सही है। दैट इज ऑल। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो यहाँ पे कपल फोर्सेस का, टॉर्क ऑफ कपल का हमने फॉर्मूला लगा दिया, फोर्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस डी। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायग्राम शो देन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन force exerted on a ball by horizontal air. Okay, ball is suspended by the light string that weighs 0.15 Newton. Deflection of the string from the vertical is 30 degrees and ball is in equilibrium. यानी बॉल पे लगने वाली सारे फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही है। ओके अच्छा जी, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, और फिक्स सपोर्ट की तरफ हमेशा एक फोर्स होती है जिसका नाम होता है टेंशन, सही है। अब मैं अगर यहाँ पे बताऊं वेट डाउनवर्ड है, सही है, तो वेट को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, ठीक है बेटा। दो कंपोनेंट वेट के हो जाएंगे ये, एक वेट का कंपोनेंट हमारे पास ये, और एक वेट का कंपोनेंट हमारे पास ये, सही है। तो ये 30 डिग्री है, और जहां से एंगल बनता है बेटा वहां का कंपोनेंट कॉस का होता है,
तो ये हो जाएगा W cos थीटा। तो देखो हमें साफ दिखाई दे रहा है W cos थीटा और टेंशन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इक्विलिब्रियम बोल रहा है, तो दोनों बराबर होंगे। तो T बराबर है W cos टेंशन की, एंड W sin थीटा इसके बराबर है एयर फ्लो के फोर्स के बराबर है। तो W sin थीटा हमारे पास F के बराबर हो गया। ठीक है बेटा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवा दूं तो क्या होगा? W sin थीटा ओवर W cos थीटा इक्वल टू F ओवर T। तो W से W कट गया, साइन अपॉन कॉस बन गया 10। ठीक है, और F हमारे पास F ही तो निकालना है। F हमारे पास ये है, और T हमारे पास किसके बराबर था बेटा? T हमारे पास था किसके बराबर? सर हम पहले टी निकालेंगे ना, वो पाइथागोरस लगा के। अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा वो पूरा, अगर ट्रायंगल को पूरा कर दें, क्या मतलब? मतलब अब ये लाइन पूरी एक्सटेंड कर देना, इसको ट्रायंगल बना दें, 90 डिग्री बन जाएगा ये। तो ये वाला जो एक कॉम्पोनेंट वो 90 हो जाएगा, 30 है, 180 में से माइनस कर देंगे, दूसरा एंगल 60 आ जाएगा। Isn't T W cos theta though? टी कॉस 30 हो जाएगा, इक्वल्स W टू cos थीटा से भी कर 0.15। सकते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम ना भी बनाए हम। सही है। ओके सर। तो T हमारे पास W cos थीटा से रिप्लेस अगर हम कर दें एक मिनट दीजिएगा मुझे। Sir, if W tension cos जी and बेटा, W cos theta cancel each other, then why are we using those? सॉरी If T and W cos theta cancel each other, so like they wouldn't like reduce any हमने resultant बेसिकली force, किया right? है ये बेटा, दो इक्वेशंस बनाएंगे। सही है, बिल्कुल दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर, बट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमने इन दोनों इक्वेशंस को सामने रखकर इनको ट्रीट करके यहाँ पे टेन थीटा तक लेकर। सही है, But couldn't we just do F is equals to W sin theta? F इक्वल्स टू W sin थीटा। W sin theta. And put the values and we'll get F. लेट मी सी, मे बी वी कैन, लेट मी सी। अच्छा, सो आपकी और मेरी जो कैलकुलेशन चल रही है ना, उसके मुताबिक हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 0.075 आ रहा है, बट 0.075 हमारे पास आंसर सही नहीं है। मतलब आप जो कह रहे हो हमसा, और मैं अभी तक जो वर्किंग कर रहा था उस वर्किंग के मुताबिक आंसर ए आ रहा है, बट आंसर बी है। तो लेट्स सी वेयर वी आर मिस्टेकन, कहाँ पर हमसे गलती हुई है, देखते हैं। मे बी मोस्ट प्रोबेबली डायग्राम में हमसे गलती हुई है। एज फार एज आई सी द डायग्राम बेटा, एक चीज जो हमने ओवरलुक कर दी, दिस इज नॉट एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन। सही, ये थोड़ा सा यूं जा रहा है। सही है, तो एक काम करते हैं, वी हैव टू डू द प्रोसेस अगेन।
एंड दिस टाइम हम टेंशन को ब्रेक करके देखते हैं। तो टेंशन का एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है। जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है, क्योंकि वेट के बराबर हो गया, और ये साइन का फंक्शन हो गया। आई गेस अब हो जाएगा। तो टी कॉस 30 वेट के बराबर है, जो कि 0.15 के बराबर है, सही है। एंड टी साइन 30 हमारे पास फोर्स ऑफ एयर फ्लो के बराबर है, ठीक है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करवाता हूँ, तो टी साइन 30 डिवाइड बाई टी कॉस 30 और एफ ओवर 0.15, तो बेटा ये हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये 1030 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.15 इक्वल्स टू एफ हो जाएगा, 1030 मल्टीप्लाई बाय 0.15, 0.866। तो जो मार्क्स स्कीम का आंसर है वो हम अचीव कर लेंगे। अच्छा, कुछ सवालात चैट में आ रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे सामने क्यों अपेयर नहीं हो रहा है। अरे इक्विलिब्रियम वी कांट जस्ट डू द ट्रायंगल ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, आई डिड दैट। कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा, सही है अफीफा। देयर आर मल्टीपल वेज टू रीच द आंसर, इट्स अप टू यू विच इज वर्किंग फॉर यू, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Solid cylindrical object X and Y are held fully submerged into the liquid as shown. The object have the same volume. Density of the material of Y is twice the density of material of X. Both objects are stationary. Okay. Which statement is correct? पहले हम अपनी वर्किंग कर लेते हैं। Density of material Y is twice the density of material X. Okay. Force due to the liquid acting on the top surface of X is greater than that the force on the top surface of Y. बेटा X की फोर्स टॉप सरफेस पे ग्रेटर क्यों होगी? ये तो ज्यादा डेप्थ में है, यहाँ पे तो ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा, तो ज्यादा फोर्स तो Y पे होनी चाहिए। ये बोल रहा है फोर्स टॉप सरफेस पे X की ग्रेटर है देन फोर्स एक्सर्टिंग ऑन Y। दैट इज रॉन्ग, सही है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह करम। तो माइक का सीन तुम्हारा ये होता है कि पॉडकास्ट में इस्तेमाल जैसे हो सकते हैं, मतलब एक ही रिसीवर आपने 998 998 मतलब वापस चलते हैं अपने सवालात की तरफ। तो ए तो गलत मैंने डिक्लेयर कर दिया था, सही है बेटा, क्योंकि फोर्स ऑन वाई, प्रेशर ऑन वाई, क्योंकि डेप्थ ज्यादा है तो प्रेशर ऑन वाई ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑन वाई भी ज्यादा होगी। ये बोल रहा है एक्स ऑन टॉप सरफेस पे फोर्स ज्यादा होगी। प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू लिक्विड बिटवीन द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ एक्स इज सेम एज दैट ऑफ वाई। नो बेटा देखो, यहाँ सर पे बट डिफरेंस प्रेशर ऑफ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया कम लिक्विड है तो में नहीं प्रेशर बेटा, ज्यादा है। अच्छा लिक्विड में नहीं बेटा, लिक्विड के प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच होता है, सही है। देखो इसकी हाइट ओके ज्यादा सर। है, इसकी हाइट कम है, सही है। तो प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू लिक्विड बिटवीन द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ एक्स इज सेम दैट ऑफ वाई। नहीं, दोनों की डेप्थ डिफरेंट है, तो प्रेशर डिफरेंस दोनों का होगा, सेम प्रेशर हमारे पास नहीं होगा दोनों पे, तो बी भी गलत है। अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन एक्स सेम एज अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन वाई, ये बात सही है। लेट मी प्रूव कैसे। बेटा अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? Rho G रो जी V. वी। रो सर जी रो जी ए एच। ए एच को मैंने कंबाइन करके वी कर दिया, सही है।
अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है दोनों की वॉल्यूम सेम है, तो ये वाला फैक्टर सेम हो गया दोनों के लिए, दोनों के लिए ग्रेविटी भी सेम, और अपथ्रस्ट में जो डेंसिटी होती है ना वो लिक्विड की होती है, तो दोनों सेम लिक्विड में है, तो रो भी सेम, यानी दोनों का अपथ्रस्ट सेम। सही है। तो सी आंसर है हमारे पास। वेट ऑफ एक्स इज सेम एज वेट ऑफ वाई, नॉट नेसेसरी। हमसे बोल रहा है जब डेंसिटी है आपके पास मटेरियल वाई की ट्वाइस है तो मास भी ट्वाइस होगा, ठीक है, या वट एवर द थिंग इज, वेट के ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते। सही है, दैट इज वाई हमें हमारा बेहतर ऑप्शन सी मिल गया है, विच इज करेक्ट। सर दोबारा बता देंगे कैसे सर? कौन कैसे, कौन सा आई द मीन ऑप्शन अपथ्रस्ट की बात कर एक्टिंग रहे हो? ऑन सेम कैसे सर? बेटा देखो दोनों की वॉल्यूम सेम है, सवाल ने खुद बताया है, दोनों के लिए ग्रेविटी सेम है, और अपथ्रस्ट के फॉर्मूला में जो रो आता है ना वो लिक्विड की डेंसिटी होती है, दोनों सेम लिक्विड में। सही है। ओके सर। अब ये वो सवाल आ गया जिसके ऊपर हमारे पास थोड़ी बहस चल रही थी। ठीक है बेटा, तो ये वाला सवाल आ गया जिस पे हमारी बहस चल रही थी। चलो देखते हैं कि ये सवाल कैसे होगा, बहुत आसान तरीके से करते हैं इसको। एन इलेक्ट्रिक कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। द टोटल रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द कार इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो ये बोल रहे हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। सही है। Assume that the electric car is 100% efficient. How much energy is being used from the battery when the car travels at a constant speed of 60 km per hour for 80 km on a straight road? अच्छा, कितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी जब हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरीके का चलेगा? सही है भाई, देख लेते हैं कैसे होगा ये सवाल। सो बेटा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एफ के वी स्क्वायर है, सही है, और एनर्जी को अगर मैं वर्क से रिप्लेस करता हूँ तो एनर्जी क्या होती है? हाफ इंटू डी। सही है। तो एक इक्वेशन मेरे पास बन रही है एनर्जी की, फोर्स हमने यहाँ पे किसके बराबर, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है ना। ठीक है, के वी एफ स्क्वायर। की जगह के वी स्क्वायर पुट कर दो, और पहले ऑप्शन में वी क्या है हमारे पास 70, सही है, किलोमीटर पर आवर। तो बेटा एफ की जगह देखो मैंने पहले एक काम करता हूँ, तो पूरा रिप्लेस कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये ऐसे ही रखा, और वी स्क्वायर की जगह मैंने 70 का स्क्वायर कर दिया, डिस्टेंस क्या है 80। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। दूसरे में क्या होगा बेटा? ये ऐसे ही रखा, बात की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस वही है 80। सही है बेटा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा दूं, सही है, तो क्या होगा बेटा? इक्वेशन 2 को डिवाइड करवा दूं इक्वेशन 1 से, तो E2 अपॉन E1 बराबर हो जाएगा कि 60 स्क्वायर इंटू 80 डिवाइड बाय के 70 स्क्वायर इंटू 80। ए से के कटा, 80 से 80 कटा, और देख लो 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 70 का स्क्वायर, आंसर क्या आ रहा है बेटा? 0.73। तो E2 किसके बराबर हो गया? 0.734 टाइम्स E, एंड वी हैव ए एज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन 15 हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम? एफिशिएंसी का तो सिंपल फॉर्मूला है, आउटपुट व्हाई कांट वी डिवाइड इक्वेशन 1/2। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, फिर इन दी एंड उसे
अनमता रेसिप्रोकल करना होगा क्योंकि हमें ई की लैंग्वेज में सवाल का जवाब चाहिए। सही है, पहली वाली एनर्जी की लैंग्वेज में जवाब चाहिए। तो एफिशिएंसी क्या होती है? पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट, या एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट। यूजफुल एनर्जी आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम डिवाइडेड बाय द टोटल एनर्जी इनपुट टू द सिस्टम। सही है। सर ए नहीं होगा, बल्कि सॉरी, पी ओ अपॉन पी आई डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 होता है ना सर? पीओ और पीआई भी होता है, ईओ और ईआई भी होता है। मल्टीप्लाई बाय 100 जरूरी नहीं होता। मल्टीप्लाई बाय 100 सिर्फ तब लगाते हैं जब परसेंटेज में आंसर मांग रहा होता है। सही है। ओके सर। When object of mass m is raised through a height h, the gain of its gravitational potential energy is EP. ठीक है, ये G. Which definition of the physical quantity is needed to drive this equation? By energy is replaced by work done always. सही है, तो डी आंसर। सर पावर से भी हो सकती है, वर्क पावर कैसे? एंड एनर्जी। ओए भाई, क्या हो गया है? एनर्जी के यूनिट जूल होते हैं, पावर के यूनिट वॉट होते हैं, वर्क के यूनिट भी जूल होते हैं, इसलिए एनर्जी और वर्क को रिप्लेस कर सकते हैं। Examiner wants to know your location, Mudassir Anwar. I'll tell you, you live in PCHS. ओके सर। Three identical springs, each with same spring constant. हर spring का spring constant same है. Are connected together in 4 different arrangements as shown. Which arrangement has the largest spring constant? अच्छा, अब एक बात सुनो। F equals to kx पढ़ते हो तो k किसके बराबर हो जाएगा? F अपॉन x। यानी k और x में इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी लार्जेस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट मांग रहा है ना बेटा, लार्जेस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए मिनिमम एक्सटेंशन होनी चाहिए। और मिनिमम एक्सटेंशन हमें कहाँ पे मिलेगी? प्योर पैरेलल में। क्यों? लोड इन तीनों ने मिलकर कैरी किया हुआ है। तो स्प्रिंग का लोड अगर एल है, सिंगल लोड पे अगर कोई स्प्रिंग एक्स की एक्सटेंशन दे रहा था, तो यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होगी? x/3। तो प्योर पैरेलल कनेक्शन में मिनिमम एक्सटेंशन होती है। तो मिनिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम स्प्रिंग कांस्टेंट। दैट मींस बी इज आवर करेक्ट आंसर। सही है बेटा, एज इजी एज पॉसिबल इस सवाल को आप ऐसे कर सकते हो। वरना एक लंबा चौड़ा तरीका है, यहाँ पे सबकी टोटल एक्सटेंशन निकालो। इसकी एक्सटेंशन 2x होगी, इसकी एक्सटेंशन x होगी। ठीक है, देन इन दोनों को सॉल्व करो, पूरा स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा, उसे देखो, चारों का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो, फिर कंपेयर करो, लंबी होगी। सही है, वैसे ही टाइम की कमी होती है, तो ये स्मार्ट वर्किंग का मुजाहरा हमने किया है यहाँ पे, इस तरीके से हम लोगों ने इसको देख लिया। सही बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर द वायर इज शोन विच कुड बी आइडेंटिफाइड एज लेवल XYZ। बेटा जी तो हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। सही है, एक्स क्या है हमारे पास? इलास्टिक रीजन है क्योंकि स्प्रिंग हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। एंड वाई क्या है? प्लास्टिक रीजन, क्योंकि हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। डी आंसर हो गया। X and Y are two waves on the surface of the wave, 2 points on the surface of the water wave in a ripple tank. The source of constant frequency generates wave which travels past X and Y, causing them to oscillate vertically. Okay, what is the phase difference between X and Y? बेटा मुझे एक बात बताओ, कितनी वेव है ये?
1.5, sir. No, It's- 3/4. 0.75 3/4 sir, सही है। sorry. पूरी वेव में हमारे पास 360 डिग्री होते हैं, 3/4 वेव में क्या होगा 270 डिग्री, सही है। तो एक्स और वाई के दरमियान जो फेज डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वो 270 डिग्री आ रहा है। Transverse wave on rope has wavelength lambda and time period capital T. सही है। The graph shows the variation of the displacement of the particles of the rope when the with the distance in the direction shown. अच्छा बेटा देखो, जब वेव ट्रेवल करती है ना तो ये वाला पार्ट ऑफ द वेव होते हैं ना, यहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल अपवर्ड होगी, सही है। और यहाँ पे जब वेव यूं जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल तो हमारे पास क्या होगी, इस तरह डाउनवर्ड होगी। ये स्टैंडर्ड है, सही है। जब वेव ट्रैवल करती है तो ये वाले पार्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं और ये वाले पार्ट के पार्टिकल डाउन नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, सही है। पार्टिकल एक्स इज लेबल्ड, ये पार्टिकल एक्स जो है ना ये लेबल किया हुआ है, सही है। which graph shows the variation of the displacement of the particle x with time. Okay, तो with टाइम टी के मुताबिक पार्टिकल एक्स कैसे मूव करेगा। ऑफ कोर्स पार्टिकल एक्स हमारे पास साइन वेव को फॉलो करेगा, बट साइन वेव को कैसे फॉलो करेगा बेटा, यहाँ से देखो आगे वाला पार्ट कैसे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, सही है। तो वी हैव टू लुक एट द ग्राफ जो कि स्टार्ट ही नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से हो रहा है। ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट नहीं हो रहा, और ये तो कॉस का ग्राफ है, ये तो ऐसा चल भी नहीं रहा है। हमारा ग्राफ तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो साइन का ग्राफ होना चाहिए। ये नेगेटिव से शुरू हो रहा है, कॉस का साइन का ग्राफ है, ये नेगेटिव से शुरू हो रहा है, कॉस का ग्राफ है, सही है। इन दैट वे हमारे पास सी आंसर बनता है, ठीक है। फिर दोबारा सुने मैंने क्या बोला, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ जा रही है, दैट इज वाई मैंने नीचे वाले ग्राफ को ऑप्ट किया। और यहाँ से बिल्कुल जीरो से मेरा ग्राफ शुरू हो रहा है, तो जीरो से जो ग्राफ शुरू होता है वो साइन का ग्राफ होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से जो ग्राफ शुरू होता है वो कॉस का ग्राफ होता है। आगे बढ़ते हैं। Source of sound wave moving at constant speed directly toward the stationary observer. The sound wave has speed this and frequency this. The observer, here this frequency this. What is the speed? Directly towards the observer, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f dash equals to f v upon v minus vs, सही है। स्पीड ऑफ सोर्स निकालनी है यानी vs निकालना है, सही है। और क्या होगा बेटा, इसको सॉल्व हम, एफ डैश कितना है हमारे पास 650, एफ कितना है 480, वी कितना है हमारे पास 340, 340 माइनस वी एस जो कि निकालना है 650 डिवाइड बाय 480 1.35, 340 माइनस वी एस डिवाइड हो रहा था, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, देन मल्टीप्लाई करवाओ, 1.35 मल्टीप्लाई बाय 340 459 माइनस 1.35 vs इक्वल टू 340। तो 459 ऐसे ही रहा, माइनस 340 इधर आ गया और प्लस 1.35 vs इधर हो गया, 119 डिवाइडेड बाय 1.35 vs 89
88.14 करीब में यही आ रहा है 89 विच इज आवर करेक्ट आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। A student is investigating two electromagnetic waves x and y. Wave x has an amplitude wavelength this. बेटा ये वेवलेंथ एक्सपोनेंट -7 तो विजिबल रीजन की वेवलेंथ है। याद है मैंने आपको बताया था विजिबल रीजन की वेवलेंथ 7 एक्सपोनेंट -7 से 4 एक्सपोनेंट -7 मीटर के दरमियान होती है विजिबल लाइट की। सही है। तो x तो हमारे पास विजिबल लाइट है, ठीक है। वेव y की फ्रीक्वेंसी ये है, सही है। लेकिन हमने स्पेक्ट्रम को याद किया है, या स्पेक्ट्रम हमें पता है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो जरा वेवलेंथ निकालते हैं, लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन एफ से। वी क्या है, एक्सपोनेंट 8 डिवाइड बाय गीगा एक्सपोनेंट 9। तो क्या होगा, एक्सपोनेंट 8 ओवर एक्सपोनेंट 9। ये बेटा एक्सपोनेंट 8 ओवर एक्सपोनेंट 9 हमारे पास आ रहा है, विच वुड बी व्हाट। अच्छा वैसे ऑप्शन एक ही बन रहा है सी से, क्योंकि विजिबल लाइट सी में ही आ रही है, तो ऑप्शन तो सी ही है। तो फिर इतनी मेहनत करने का फायदा नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। हमारे पास विजिबल लाइट ही एक ऑप्शन में है। बाकी आप इस तरीके से कर सकते थे अगर आप करके देखना चाहते। ओके यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। टू पोलराइज्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ वेवलेंथ आई नॉट इट्स इंसिडेंट नॉर्मली ऑन पोलराइजिंग फिल्टर। यहाँ से आ रहा है आई नॉट, सही है। यहाँ की इंटेंसिटी को I1 कह देते हैं, यहाँ की इंटेंसिटी को I2 कह देते हैं। The initial intensity of the transmitted wave is 0. Okay. ट्रांसमिटेड वेव की इनिशियल इंटेंसिटी हमारे पास 0 आ रही है, ठीक है। सेकंड पोलराइजिंग फिल्टर is then inserted between the source and the first filter. Okay. The transmission axis is 45 degrees. सही है। Of the first filter. What is the intensity of the transmitted wave from the filter combination? मतलब final he is interested in I2. I2 क्या मिल रहा है हमें, वो बोल रहा है। पहले तो हम क्या करते हैं, इन दो पे लगाते हैं मैलस, इस पे लगाते हैं मैलस लॉ। तो मैलस लॉ क्या होगा, I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर 45, ठीक है। एंगल 45 है क्योंकि पॉइंट फाइव। कॉस 45 का स्क्वायर 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो I बराबर आ रहा है I नॉट अपॉन 2, या इसको आप I1 बोल रहे हो, तो I1 आ रहा है आपके पास I नॉट अपॉन 2, सही है। इसको यहाँ रोका, देन आगे बढ़े। I2 बराबर हो जाएगा I1 कॉस स्क्वायर। अब देखो इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है, 45 डिग्रीज, ठीक है। तो 45 एंड यहाँ पे क्या होगा, I2 बराबर हो जाएगा I1 खुद I नॉट अपॉन 2 है, और cos 45 क्या आ गया 1/2, ठीक है। cos 45 का स्क्वायर, तो I2 किसके बराबर हो जाएगा I नॉट अपॉन 4। यानी जो आपकी इंटेंसिटी आपने देखी है उसका क्वार्टर आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास MCQ नंबर 24 भी हो गया। What can explain how stationary waves are formed as progressive waves? Stationary waves are formed as progressive waves. डिफ्रैक्शन नहीं एक्सप्लेन करेगा, फिर सुपरपोजिशन, सही है। मतलब स्टेशनरी वेव भी सुपरपोजिशन ही प्रोड्यूस करवाता है।
तो हाउ व्हाट कैन एक्सप्लेन हाउ स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म फ्रॉम प्रोग्रेसिव वेव? सुपरपोजिशन होगी। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन की वेव्स आपस में आके सुपरपोज करती हैं, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, तो स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। सही है। वेव बना के देखते हैं बेटा। यहाँ पे आपसे बोला है पाइप की लेंथ 2 मीटर है और सिनेरियो क्लोज पाइप का है, और ये क्लोज पाइप का सिनेरियो है। ये देखो बेटा, मैं वेव बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट हार्मोनिक। इतना आ जाए तो ये थर्ड हार्मोनिक होता है, इतना आ जाए तो ये फिफ्थ हार्मोनिक होता है, और इतना आ जाए तो ये सेवेंथ हार्मोनिक होता है। ठीक है, और हमने क्या सीखा है बेटा? क्लोज पाइप में वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है? 4L/N। तो वेवलेंथ हमारे पास 4L, हार्मोनिक कौन सा है? 7। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय L क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 7। 1357 सही। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7, 1.14। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमने देखा ये सेवेंथ हार्मोनिक आ रहा है क्लोज पाइप का। और अपना जो हम लोगों ने सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बनाया था लैम्डा इक्वल्स टू 4L/N, वो अप्लाई कर दिया। सेवेंथ हार्मोनिक है तो N की जगह 7 लिख दिया। टीचर इज एक्सप्लेनिंग डिफ्रैक्शन टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, which apparatus is most appropriate for the teacher to demonstrate diffraction? रिपल टैंक बेटा। इनफैक्ट मैंने आपको जो सिंपल डिफ्रैक्शन समझाई है वो भी रिपल टैंक के थ्रू समझाई थी थ्योरी क्लासेस में। Coherent light of constant wavelength incident normally on double slit. Interference fringes are formed on the screen that is fixed distance from the double slit. The screen is parallel to the double slit. Separation of the slit is varied. Which graph best shows the slit separation A over spacing? बेटा फॉर्मूला क्या होता है? X equals to lambda d over A। क्या रिलेशन है बेटा इन दोनों में? इनवर्स। और इनवर्स रिलेशन का ग्राफ कभी भी फ्रॉम द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। हमेशा इनवर्स रिलेशन का ग्राफ एक ऐसा कर्व होता है। सही है। Light of wavelength 690 nanometer passes through a diffraction grating with 300 lines per millimeter। पहले तो एक काम करो, लाइंस पर मिलीमीटर को लाइंस पर मीटर में कन्वर्ट करो। मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, तो ये 3 लाख लाइंस पर मीटर हो जाएगा। एंड जो डी होता है ना, याद रखें डी जो है हमारे पास, जो वो ग्रेटिंग एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है, उसके यूनिट हमेशा मीटर अपॉन लाइन होगा या मिलीमीटर अपॉन लाइन होगा। सही है, तो ये डी नहीं है। तो इसको अगर मुझे डी की वैल्यू चाहिए, और डी कभी भी इतना बड़ा नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा, तो आपने इसको रेसिप्रोकल करना होगा। तो आपके पास वैल्यू आएगी क्या? 3.33 एक्सपोनेंट -6। सही है, ये डी की वैल्यू मिल गई हमें। क्या बोल रहे हैं? प्रोड्यूसिंग सीरीज ऑफ ब्राइट स्पॉट्स मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड? टोटल नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारे पास कितने हैं, ये हमें बताना है। सही है, देखते हैं बेटा कैसे कैसे बता सकते हैं हम लोग।
याद है मैंने आपको बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर अगर आपको निकालने हैं तो आप साइन थीटा की जगह 1 पुट करें। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। अब मैंने बोला है साइन थीटा की जगह 1 पुट कर दो, तो मैक्सिमम ऑर्डर हमारे पास आ जाएंगे डी अपॉन लैम्डा के बराबर। ठीक है, डी हमने अभी निकाल लिया है 3.33 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय लैम्डा 690 नैनोमीटर। बेटा 4.82, ये पॉइंट का चक्कर नहीं चलता, सही है। हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डर 4.82 आ रहे हैं, तो हम 4 ऑर्डर कंसीडर करेंगे, 82 पे नहीं जाएंगे हम। ठीक है, अब देखो 4 ऑर्डर इधर आ गए, 1 2 3 4, 4 ऑर्डर इधर आ गए, 1 2 3 4, और एक ऑर्डर बिल्कुल कहाँ पर होगा, सेंटर में, जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है 0 ऑर्डर। तो कितने ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। सर जी बेटा, सर ये आपने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैसे निकाली? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मैंने ऐसे निकाली है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमेशा आपने माइंड में रखना है, आपके पास जो यूनिट होना चाहिए ना, वो लाइंस पर मिलीमीटर नहीं होना चाहिए या लाइंस पर मीटर नहीं होना चाहिए। प्लस जब मैंने लाइंस पर मीटर को कन्वर्ट किया, लाइंस पर मिलीमीटर को मीटर में, लाइंस पर मीटर में कन्वर्ट किया, तो देखो वैल्यू कितनी बड़ी आ रही है, 300,000। तो दो स्लिट्स के दरमियान इतना बड़ा डिस्टेंस तो नहीं हो सकता। ये आइडेंटिफिकेशन है आपको मालूम करने की कि आपके पास जो वैल्यू है वो बहुत छोटी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको रेसिप्रोकल किया। और दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो यूनिट होते हैं वो हमेशा लाइंस पर मिलीमीटर नहीं होते, मिलीमीटर अपॉन लाइन तो होंगे या मीटर अपॉन लाइन तो होंगे। सही है, ओके सर, डर जाओ। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। द फाइन मिस्ट ऑफ ऑयल droplet is sprayed into the air. The oil droplets leave the nozzle, spraying the device that can become electrically charged. What possible value of charge is, what is not possible for the value of charge? भाई मिनिमम पॉसिबल चार्ज हमारे पास कितना है, जिसे हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। सही है, वो ये है। ये तो इससे कम आ रहा है, 1.6 से कम आ रहा है, तो इससे कम तो कोई चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज 0 हो सकता है, चार्ज 4.8 हो सकता है, विच इज द मल्टीपल ऑफ व्हाट, 3, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 3, या यस सर। और 8 का हमारे पास मल्टीपल क्या है, 5। 5 का मल्टीपल है। यानी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं। ये 1.0 एक्सपोनेंट -19 हमारी एलिमेंट्री चार्ज से ही छोटा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सर्किट हमारे पास सामने दिखाया हुआ है, और सर्किट में हमसे क्या बात हो रही है देखें बेटा। In the circuit shown, fixed resistor X is connected in series with the battery of variable resistor. Power supply X है, power dissipated in the resistor X is 7.2 watt. Okay, and the current of 3 ampere passes through it. बेटा तुम्हें पावर पता है, तुम्हें करंट पता है, तुम रेजिस्टेंस निकाल लो। P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आर क्या हो जाएगा, P अपॉन आई स्क्वायर। पावर है 7.2, आई स्क्वायर क्या है, P का स्क्वायर 0.8 ओम। 0.8। बेटा रेजिस्टर की वैल्यू आ गई 0.8 ohms। सही है बेटा। अब आपसे क्या बोल रहा है, वेरिएबल रेजिस्टर को एडजस्ट किया जा रहा है सच दैट पावर डिसिपेटेड एक्स में बढ़ गई है 50 गुना। बेटा पावर 50 गुना बढ़ गई है, यानी पहले जो पावर हमारे पास थी उसके 50 गुना बढ़ गई, यानी 150 गुना पावर हो गई है अब। सही है, तो
पावर लॉस पहले थी 7.2, जिसका 150% क्या होगा? 1.5। 10.8, यानी अब नई पावर ये आ गई है। व्हाट इज द न्यू करंट? बेटा अगेन फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर लगाएंगे। पावर नहीं हमारे पास है 10.8, रजिस्टर की वैल्यू तो वही रहेगी, फिक्स रजिस्टर है 0.8, आई स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगा दिया। थ्री 3.67। ठीक है बेटा, दैट इज हाउ हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। Potential difference across the metal wire is kept constant. Okay, the length and diameter of the wire both are varied. Metal type of metal is kept same. How the current is related to L over D? करंट L और D से कैसे रिलेटेबल है? चलो देखते हैं। बेटा वोल्टेज बराबर होता है आई आर, आई ऐसे रखते हैं, और आर रेजिस्टिविटी यहाँ पे लेकर आनी होगी। टाइप ऑफ मेटल लेकर आया है ना, इस वजह से मुझे समझ में आ गया रेजिस्टिविटी का सीन। तो आर किसके बराबर होता है? रो एल ओवर ए। एंड वाई का शेप होता है ऐसा, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। सही है। तो आई ऐसे ही रहा, रो ऐसे ही रहा, एल ऐसे ही रहा, और एरिया की जगह क्या आ गया बेटा? पाई डी स्क्वायर, और ऊपर चला गया 4। ठीक है। नाउ क्या बोल रहा है? हाउ करंट इन द वायर इज रिलेटेड टू दिस। अब बेटा पूरी इक्वेशन करंट को सब्जेक्ट बना लो। V पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 रो एल। तो करंट लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, एंड करंट डी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डी आंसर है। सही है। Now, student sets up the circuit shown in the diagram, show how positive and negative terminal of the voltmeter are connected. The voltmeter has an initial reading positive. बेटा वोल्टमीटर की इनिशियल रीडिंग पॉजिटिव है। ऐसा कब मुमकिन होगा? ऐसा मुमकिन तब होगा जब हमारे पास नीचे वाला वोल्टेज ज्यादा होगा। सही है, इसके मुकाबले में। तो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये है R1, ये है R2, नाम दे देते हैं जिंदगी आसान करने के लिए। ये है रेजिस्टेंस थर्मिस्टर, और ये है रेजिस्टेंस एलडीआर। सही है। तो वोल्टेज ऑफ थर्मिस्टर बड़ा होगा वोल्टेज ऑफ R2 के मुकाबले में, तभी तो हमें वोल्टमीटर की रीडिंग पॉजिटिव मिलेगी। सही है। इसके मुकाबले में जब ये वाली रीडिंग ज्यादा होगी। What changes, if any, in the temperature and light would cause the voltmeter reading to decrease? वोल्टमीटर की रीडिंग को डिक्रीज करना है बेटा, वोल्टमीटर की रीडिंग को डिक्रीज करना है, इसका मतलब हमारी ये वाली जो वोल्टेज की वैल्यू कम होनी चाहिए। और अगर इसके वोल्टेज की वैल्यू को हमें कम करना है तो क्या होगा बेटा? रेजिस्टेंस को भी कम करना होगा। और रेजिस्टेंस कम कैसे होगी? जब टेम्परेचर बढ़े। थर्मिस्टर है ना, थर्मिस्टर की जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है, हैंस वोल्टेज कम होता है। ठीक है बेटा, तो टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। और एक ही ऑप्शन है जो टेम्परेचर इंक्रीज करवा रहा है, तो लाइट इंटेंसिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए। समझ में आई ये बात? सर दिस इज सीरीज और पैरेलल। बेटा ये मिक्स है मुदस्सिर, ये सीरीज एंड पैरेलल वाला सीन नहीं है।
these two are in series, these two are in series, इनके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, सही है। तो वोल्ट मीटर बेसिकली इनको कंपेयर कर रहा है दोनों के वोल्टेजेस को। ये हमारा 33 हो गया। Some resistors, a battery of EMF, negligible internal resistance is connected in series. Which statement is correct? सीरीज सर्किट है बेटा, केवीएल लगाओ यहाँ पे, सही है। और केवीएल क्या बोलता है? EMF is equals to the sum of individual voltages on each resistor, सही है। तो डी आंसर देखो, sum of potential difference across the resistors is equals to the battery, यानी V1, V2, V3, V4, इन चारों को जब आप ऐड कर दोगे तो ईएमएफ के बराबर मिलेगा, यही तो केवीएल है, ठीक है। Kirchhoff first law is the consequence of which type? Charge. Consequence of conservation of charge होता है Kirchhoff first law. The diagram shows network of resistors, each of resistance 6 ohms, सही है। अब आपसे क्या बोल रहा है बेटा? व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? बेटा सबकी रेजिस्टेंस अगर 6 है तो वो चोर तरीका जो मैंने आपको बताया था ना, अगर पैरेलल में एक जैसे रेजिस्टर गिवन हो तो सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू उठाओ, नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दो। सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू उठाओ, नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दो। सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू उठाओ, नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दो। 6 रेजिस्टर है। तो बेटा अब मेरे पास ये पूरा सर्किट सिंप्लीफाई होके ऐसा दिख रहा है, सही है। 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, यानी फाइनल आंसर क्या हो गया? 5 ओम, ठीक है। Yes, sir. In the circuit shown, battery of negligible internal resistance connected in series with a fixed resistor R1 and R2. The circuit is used to test whether the EMF of a particular cell is 1.5 volt. Cell is connected between X and Y, सही है, parallel with R2 in series with galvanometer. Which statement about the test is correct? Any non-zero reading on the galvanometer means the cell has EMF 1.5 volt. नहीं बेटा, जब यहाँ का वोल्टेज हमारे पास 1.5 वोल्ट होगा और अगर सेल भी 1.5 वोल्ट का है तभी हमारी नीडल सेंटर 0 पोजीशन पर आएगी, सही है। हर रीडिंग पे नहीं होगा ये। बैटरी डज नॉट नीड टू हैव एन ईएमएफ ऑफ 6 वोल्ट। बैटरी कुछ भी हो सकती है, मतलब हम तो इस सेल को देखना चाह रहे हैं कि इस सेल के ऊपर वोल्टेज जो आ रहा है वो यहाँ के वोल्टेज के बराबर है कि नहीं। सेल में भी कनेक्टेड इधर वे राउंड बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब बोल रहा है सेल को उल्टा लगा दो। तो अगर मैंने सेल को यूं उल्टा लगाया तो क्या हो? तो पास वो तो नहीं होगा ईएमएफ, हमें तो ईएमएफ मेजर करना है, तो मैग्नीट्यूड मेजर करना है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर डज नॉट नीड अ स्केल कैलिब्रेटेड इन एम्पियर। पहली बात तो गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है, सही है। दूसरी बात, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर को सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए लगाया है, अगर नीडल सेंटर में आ रही है तो जितना वोल्टेज यहाँ का है उतना ही वोल्टेज यहाँ का है, जितना वोल्टेज यहाँ का है उसी के मुताबिक मुझे पता चलेगा जब नीडल सेंटर में आ रही है तो एक्स वाई जो सेल है उसका वोल्टेज भी इतना ही है। यानी हम सिर्फ कंपैरिजन के लिए गैल्वेनोमीटर को यूज कर रहे हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर सेंटर 0 पोजीशन पर आ गया तो दोनों वोल्टेज बराबर है, अदरवाइज नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग मार्क हो ना हो हमें इससे कोई परवाह नहीं है, सही है। हम सेंटर 0 पोजीशन देखना चाह रहे हैं, डी। वी डोंट नीड द स्केल कैलिब्रेटेड, सही है, या मार्क द स्केल। Two nuclei of different isotope of the same element. Which statement about the nuclide is correct? Isotope की बात हो रही है बेटा। Neutral atoms have same number of electrons, सही है।
nuclei of the nucleids have different number of proton? No. Nuclei of the same number of nucleon? No. Nuclei of nucleids have same number of neutron? बेटा ए ही है, क्योंकि आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, बट अगर न्यूट्रल आइसोटोप्स है तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। सही है। नाउ the charge to the mass ratio R of a equation is given by the value of R is determined by for alpha, beta and proton। चलो देखते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल के पास क्या सीन होता है, अल्फा पार्टिकल का सीन ही होता है 2 प्रोटॉन 4 न्यूक्लियॉन। सही है। तो चार्ज कितना है अल्फा का, 2 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, डेटा शीट में गिवन होता है। मास क्या है 4, और 4 न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन किसके बराबर होता है, इतना, ये भी डेटा शीट में गिवन होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 1.6 एक्स माइनस 19, 4 मल्टीप्लाई 1.66 एक्स माइनस 87। बेटा ये आ रहा है 48.192 एक्सपोनेंट 6। अब बात करते हैं बीटा की। बीटा के बारे में क्या सीन है भाई, -1 0। सही है, बीटा का ये सीन है। तो बीटा का हमारे पास चार्ज बाय मास रेशियो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ओके, चार्ज बाय मास रेशियो, वैसे मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल तो नहीं होता बीटा का। um, let me see। सर गैमा का नेग्लिजिबल मास होता है ना? अच्छा, बीटा इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास देख लेते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो ये बोल रहा था कि गैमा का वो नेग्लिजिबल मास होता है। नहीं नहीं, बीटा का न्यूक्लियॉन नंबर 0 है, लेकिन बीटा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, या बीटा पॉजिट्रॉन फास्ट मूविंग पॉजिट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें पता होता है ना, या प्रोटो पॉजिट्रॉन का ये होता है। वन पॉइंट सिक्स एक्स माइनस 19 डिवाइड बाय 9.1 एक्स माइनस 31, 1.75 एक्सपोनेंट 11। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है प्रोटॉन। प्रोटॉन का सीन क्या होता है, मास है 1.66, चार्ज है 1.6 एक्स माइनस 19, एंड मास है 1.66 एक्स माइनस 27, न्यूक्लियॉन का जो मास होता है। बेटा ये आ रहा है 96.35 एक्सपोनेंट 6, यानी सबसे ज्यादा चार्ज बाय मास रेशियो हमारे पास किसका आ रहा है बेटा, बीटा का। तो क्या बोल रहा है, विच लिस्ट शो द पार्टिकल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सबसे बड़ा आर हमारे पास आ रहा है इसका, तो ये सबसे एंड में आएगा। सही है। उसके बाद कौन है, सेकेंड ऑर्डर पे हमारे पास है प्रोटॉन, देन फर्स्ट पे है हमारे पास अल्फा। बी आंसर है बेटा। सबसे कम अल्फा का है, देन उससे बड़ा प्रोटॉन का है, देन सबसे बड़ा बीटा पॉजिट्रॉन का है, बीटा पॉजिट्रॉन। सही है। सर हाँ जी। यस सर, यू ओके, बोल रहे थे क्लियर। बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर बोल रहा था कि क्लियर है, यानी ओके, यस सर, यस सर बोला था मैंने। अच्छा अच्छा। न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, अप डाउन डाउन, पेपर खत्म। ठीक है, तो वी आर डन विद होल 2023। अब मैं चाहता हूँ 2 पेपर आपको और करवाऊं। सही है। एंड मीन वाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप डायरेक्टली मुझे सेंड भी कर सकते हैं, और सर पेपर क्लास पेयरिंग की एक स्केड्यूल, क्वेरी सेशन भी रखते हैं हम उधर से। सर क्लास का स्केड्यूल बता दें। यार क्लास का स्केड्यूल जो है ना, बड़ा अजीब सा चल रहा है। वो इस वजह से अजीब सा चल रहा है कि बहुत सारे सीन चल रहे हैं जिसकी वजह से अजीब सा चल रहा है, लेकिन
जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है यार। मतलब हमने एक वीक में 4 क्लासेस करके एक पूरा ईयर खत्म कर दिया। तो पर वीक 2 क्लासेस के बजाय 4 क्लासेस हो गई। तो ये सीन है। बस मुझे आप ये बता दें आप लोगों के पेपर आगे कौन से लाइन अप हुए हैं ताकि मैं उनको क्लैश ना करूं। सर 30th बस तक सिर्फ मैं सर फिजिक्स ही है, पाकिस्तान कोई में भी हूँ। नहीं है सर, कोई भी नहीं है, सिर्फ कोई फिजिक्स पेपर ही नहीं है। है। हाँ तो फिर खून से पढ़ो ना यार। 30th तक मैं हूँ यहाँ पर। उसके बाद फिर वेकेशन होंगी। मीन वाइल उसमें भी आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं नोटबुक और पेपर वगैरह लेकर जाऊंगा। तो सवाल के जवाब वहां पे भी सर मिलेंगे। अब कौन से ईयर कराएंगे? एक तो फेब मार्च 2024 है। फेब मार्च 2024 और 2023। सर मॉक कभी भी दे सकते हैं ना, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मॉक सबमिट कर मैंने सकते हैं। अपडेट कर दिया है। 30 तारीख तक कभी भी दे दो। ओके सर। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। लेट्स कंक्लूड द क्लास। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कल मे बी मैं आपको कंफर्म करता हूँ कल क्लास होगी कि नहीं होगी अभी थोड़ी देर में। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज सर। सर कल अगर अल्लाह। 9 PM पे होगी तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कहाँ शादी में जाना है? नहीं सर, काम से जाना है। चलो देखते हैं। वैसे 9 PM पे शायद ना हो। देखते हैं।